हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ गाइस। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक मेरे फ्रेंड के वीडियो का लिंक शेयर किया है। इनफैक्ट आप लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस। मेरी फ्रेंड के साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बांग्लादेशी यूट्यूबर और ऑथर्स के साथ ऐसा हो। प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। वो सारी बातें जो भी मेरे फ्रेंड ने वीडियो में कहा है, वो सारी मेरी बातें भी है दिल से। जो वो कमेंट पढ़ के उसे फ़ील हुआ है, सेम मुझे भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि हम सेम कंट्री में रहते हैं। बस मुझे यही कहना था। बाकी सारी चीज़ें जो मेरे फ्रेंड के वीडियो में हैं, वही मेरी भी बातें हैं। ओके, तो हम आज का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्लैशबैक में जो फेंगमियान था, फेंगमियान ने क्या क्या किया था। फेंगमियान जो अपने इस लालच के चलते अपने भाई को तक मार दिया था। मतलब होता है ना कि वो मतलब जो नॉर्मल जिनको साथ उसका राइवलरी रहता है बिज़नेस में, वो सारे लोगों को जैसे वो देखता था एकदम दुश्मन की तरह, वो अपने भाई को भी दुश्मन की तरह देखने लगा था। उसका वो होता है ना, लालच सिर चढ़ के बोलने लगा था कि हाँ तुझे ये लेना होगा, हाँ तुझे ये लेना होगा, तुझे तुझे सब कुछ मतलब मिलना चाहिए, तेरे भाई को कुछ नहीं मिलना चाहिए। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था और उसने इसी जेलसी, नफरत, जो एटीट्यूड, अहंकार, जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके चलते उसने अपने भाई को मार दिया है। अपने भाई को, वो भी अब खून का रिश्ता था, उसे मार दिया। और उसके बाद जाके उसने अपने भाई का जो बेटा है, ओमेगा बेटा, जिसका नाम विंग है, उसे गोद ले लिया। और इसका भी एक रीज़न उसने रखा था, वो भी अपने भाई के प्रॉपर्टीज़ जो विंग के नाम ऑलरेडी करके रखा था, मतलब वी चांगसे ने, वो सारी चीज़ों के लिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। और दूसरा रीज़न भी था कि वो जो लैन ज़ियू थे, उनके नज़र में अच्छा बनना चाहता था, और वो सक्सेसफुल भी हो गया। उसने मतलब जो ज़ियू था, ठीक है, उनका दिल जीत भी लिया था। और दिल जीतने के बाद ज़ियू जो जैसे मतलब वी चांगसे के साथ बात करते थे, वी चांगसे के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जो मुश्किलात है, वो सारी चीज़ों को लेकर मतलब बातें करते थे, वही सही मतलब जो सारी चीज़ें थे वो फेंगमियान के साथ करने लगे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फेंगमियान कितना घटिया इंसान है, जो वो अपने भाई की प्रॉपर्टीज़ को लेने के बाद भी वो अब लैंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र देने लग गया था। मतलब लालच उसके सिर चढ़ के बोलने लगा था। और दूसरी तरफ फेंगमियान की ये सारी बातों को मतलब ना जानने वाला एक ही पर्सन जो ज़ियू थे, वो तो बेझिझक सारी चीज़ें वो बताने लग गए थे, जो चीज़ वो चांगसे के साथ शेयर करते थे। यहाँ पे ये मतलब जो ज़ियू थे, वो प्रॉपर्टीज़ की जो वसीयत था, उसके बारे में भी बताने लगे थे। वसीयत जो तब लीगल नहीं था, मतलब वो वसीयत रेडी कर रहे थे। यहाँ पे फेंगमियान को पता चलता है कि जो ज़ियू थे, उन्होंने एक वसीयत रेडी करने का मतलब फ़ैसला लिया है, जिसमें वो ये सारे प्रॉपर्टीज़ अपने उत्तराधिकारी और अपने बड़े बेटे को मतलब सौंपने वाले हैं। मतलब ये जो वसीयत था, वसीयत में लिखा होता है कि जो उनके बाद मतलब जो ज़ियू थे, उनके बाद जाके उनका जो पहला बेटा होगा, वो होगा इस पूरे लैंड प्रॉपर्टी, लैंड एम्पायर का हायर एंड ओनर। एंड उसके बाद जाके मतलब जो उनका बेटा होगा, जिसका नाम लैंड चिंगेनजुन है, लैंड चिंगेनजुन का ही बड़ा बेटा होगा आगे जाके पूरे लैंड एम्पायर का ओनर। एंड ये वसीयत के बारे में सुनने के बाद फेंगमियान के जो मतलब जो सपने थे, ठीक है, जो मतलब इतने दिनों तक वो बना रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज़ भी उनके हाथ आएगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं टूट गया था, क्योंकि वसीयत ऑलरेडी मतलब लीगल होने के मतलब करीब था। हालांकि अभी तक लीगल नहीं हुआ था, लेकिन लीगल होने के बहुत करीब था। और ये जानने के बाद तो फेंगमियान के सिर पर एक बॉम्ब जैसा गिरा था। अच्छा गाइस, मैं बता दूं, यहाँ पे जो मतलब लैन ज़ियू का जो बड़ा बेटा है, मतलब लैन चिंगहेंजुन, वो अलग ब्रांच में काम करता है। मतलब यहाँ पे जो लैन ज़ियू है, वो हेड क्वार्टर में है, एंड हेड क्वार्टर में ही उनका मेन ऑफिस है, और हेड क्वार्टर बीजिंग में ही है, और ब्रांच भी। तो यहाँ पे उनका जो बड़ा बेटा है, वो बीजिंग के ब्रांच में काम करता है। यहाँ पे जो मतलब फेंगमियान है, फेंगमियान और लैन चिंगेजुन का कभी मीटिंग हुआ ही नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट की वजह से उन्होंने नाम जरूर सुना था, लेकिन दोनों का कभी भी आमने सामने मुलाकात नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। ओके, तो अब यहाँ पे स्टोरी में आगे देखते हैं, जहाँ पे जो मतलब फेंगमियान था, फेंगमियान वसीयत के बारे में जानने के बाद उसका तो मतलब जो होता है ना, गुस्से का पारा टाइट हो गया था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वो ये नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास एक मौका था, क्योंकि उसका जो मतलब जो लैंड ज़ियू थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे फेंगमियान के ऊपर। तो फेंगमियान सोच रहा था कहीं ना कहीं वो उनको ट्रिक करके सारे प्रॉपर्टीज़ अगर वो अपने नाम कर ले, तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनको सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया था, क्योंकि सारी चीज़ें ही ज़ियू ने बता दिया था। वो था ना कि जो ज़ियू थे, ज़ियू उनको अपने बेटे की तरह समझ लिया था, मतलब फेंगमियान को अपने बेटे की तरह समझ लिया था, और वो बेटे की तरह सारी चीज़ें उसे बता रहा था। जैसे उन्होंने मतलब जो वी चांगसे थे, वी चांगसे के साथ करते थे, वी चांगसे को सारी चीज़ें शेयर करते थे, ठीक वैसे ही उन्होंने फेंगमियान को अपने बेटे जैसा मान के ये सब कुछ शेयर किया था। हालांकि लैन ज़ियू समझदार थे, बिजनेस के खाते में तो वो मतलब एक नंबर थे, इसीलिए तो लैंड कॉर्पोरेशन इतना बड़ा और इतना रिच वो बना पाए थे, इतना मजबूत बना पाए थे। यहाँ पे वो अपने बिजनेस पे कोई इमोशन नहीं लाते हैं, ये चीज़ पक्का है, और ये चीज़ फेंगमियान भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
जैसे कि उन्होंने मतलब ज़ीयू वी चांगसे से मिले थे। वी चांगसे से वो एक बार एक मतलब पार्टी में मिले थे। वो एक बड़ा पार्टी था और उसी में ही वो एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे से मिलने के बाद होता है ना कि अगर दोनों का सेम थिंकिंग होता है तो उनमें अच्छा जमता बहुत है। तो यहाँ पे जो अंकल ज़ीयू थे उनके साथ कहीं न कहीं वी चांगसे का जो मतलब सोच है वो एकदम मिल जाता था। उनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी एकदम सेम तरीके से था। उनकी सोच भी बिज़नेस को लेकर ऑनेस्ट था। तो इस वजह से कहीं न कहीं उन लोगों का जो होता है ना बात करने का और जो इनक्रेज़ दोनों को ही मिल गया था। मतलब होता है ना वो दोनों ही टॉकेटिव थे। मतलब जैसे लैन ज़ीयू एक टॉकेटिव पर्सन थे, ठीक वैसे ही वी चांगसे भी एक टॉकेटिव मतलब पर्सन थे और ज़ीयू तो एकदम खुलकर हँसता था। हालाँकि उनके फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा हँसते नहीं थे, लेकिन ज़ीयू अलग थे, वो हँसते बहुत अच्छे से थे। और ठीक वैसा ही वी चांगसे था, तो उनका जो मैचिंग था ना एकदम मिल गया था और बिज़नेस स्ट्रैटेजी भी मिल गया था। और ज़ीयू एक चीज़ नोटिस किया था वी चांगसे में कि वी चांगसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और उनका बिज़नेस अगर वो सही तरीके से और अच्छे से चला पाए, उन्हें और मौका मिला तो वो ऊँचाई छू सकते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं उनके साथ वो बात करने लग गए थे। और वैसे भी उन्हें एक तो होता है ना कि बिज़नेस को लेकर सजेशन देने वाला एक ऐसा पर्सन चाहिए था। वो सब पर भरोसा नहीं करते हैं। इनफैक्ट ना करने का भी रीज़न है क्योंकि इतने बड़े प्रॉपर्टी को वो संभालते हैं, इतने बड़े जो लैंड प्रॉपर्टीज़ लैंड जो बिज़नेस है वो संभालते हैं, तो उनका ये जो मतलब शक है सबके ऊपर ये जायज़ है, ठीक है। और कहीं न कहीं वो डरते भी थे अपनी इस प्रॉपर्टीज़ को लेकर क्योंकि जितने सारे प्रॉपर्टी होंगे उतने सारे लालची इंसान होंगे। तो इसीलिए उनको डर रहता था कि कौन ये सारे प्रॉपर्टी मतलब लेने के लिए या फिर कुछ ऐसा कर दे उनके फैमिली पर कोई आ जाए। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उनका डर का कारण था। इसीलिए सारे लोगों के ऊपर वो इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। लेकिन वी चांगसे की खातिर ये अलग था। वी चांगसे बहुत अच्छे पर्सन थे और कहीं न कहीं ये चीज़ उन्होंने मतलब महसूस कर लिया था। तो वो वी चांगसे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनका बन गया था। लेकिन वी चांगसे के जाने के बाद उन्हें उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो अपनी बेटी की तरह उन्हें देखते थे, लेकिन वो इस तरह से दुनिया को छोड़ के चले जाएँगे, ये सोचना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन ये चीज़ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि जो वी चांगसे मतलब का जो भाई था, बड़ा भाई फेंग मियान, उसने उसके मतलब अपने छोटे भाई का जो बच्चा है मतलब बेबी था, उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। उन्हें मदर और फादर का प्यार देने का वादा किया। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालाँकि पहले वो फेंग मियान से उतना ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ-साथ उन्हें भरोसा होने लग गया था। तो वो सारी चीज़ों से शेयर करते थे। तो अब यहाँ पे वसीयत की बात उठी, तो वसीयत के बारे में सुनने के बाद फेंग मियान तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे क्योंकि फेंग मियान को अब बस ये प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए। इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है तो वो थोड़ा-सा प्रॉपर्टी अगर ले ले तो क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए वो यही सोच कर वो ये प्रॉपर्टी लेना चाहता था, लेकिन अब वसीयत तो तैयार होने लगा था और ऑलरेडी लीगल होने के बहुत करीब था। तो वो अब क्या करे वो ये समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें मतलब वसीयत के बारे में बताने के बाद फेंग मियान से एडवाइस ले रहे थे ज़ीयू और बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए? कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐड करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस वसीयत को तैयार करने में और ज़्यादा लेट करूँ। ये सुनकर फेंग मियान जो थोड़ी देर शांत रहता है और अपनी बात को कंट्रोल करते हुए कहता है, वैसे अंकल आप अचानक इस वसीयत को क्यों तैयार कर रहे हैं? मतलब आप ऐसे भी तो अपने सारे प्रॉपर्टीज़ मतलब दे सकते हैं अपने बेटे को, तो आप इस वसीयत को किस लिए तैयार कर रहे हैं? ये सुनकर जो मतलब ज़ीयू थे वो कहते हैं ये एक हाँ, सही सवाल तुमने पूछा है मुझसे। बेसिकली मैं भी पहले यही सोचा था कि ये वसीयत बनाना ये करके क्या फ़ायदा है, बट एक चीज़ देखो तुम्हें भी पता है कि ये प्रॉपर्टी कितना बड़ा है और कितने सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ के पेपर कागजात है और इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को देखकर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर लालच बहुत ज़्यादा मतलब असर कर देता है और कब कौन सा दुश्मन आके मेरे ऊपर हमला कर दे और कौन कैसे मेरे जो मतलब प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हक जमाने की कोशिश करे। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था ये सारी चीज़, इसीलिए मैं एक वसीयत तैयार कर रहा हूँ ताकि इस वसीयत के अकॉर्डिंग मेरी बात चाह के मेरा बड़ा बेटा ये प्रॉपर्टी को संभाल पाए और इसे अपने अंदर मतलब अपने जो ऊपर मतलब टेक ओवर कर ले। बस इसीलिए मैं इस वसीयत को बना रहा हूँ। हालाँकि पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था। तुम्हें पता है फेंग मियान, ये आइडिया मुझे किसने दिया? तुम्हारा छोटा भाई जो वी चांगसे था, उन्होंने आइडिया दिया था क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है इन सारी चीज़ों को लेकर। मैं इसका एक परमानेंट सोल्यूशन मतलब ढूँढ रहा था और उसी सोल्यूशन के ढूँढते-ढूँढते मैं परेशान हो रहा था। तभी तुम्हारे भाई ने मुझे ये प्लान बताया, ये आइडिया दिया, तो मैंने और कोई देर नहीं किया, मैंने तुरंत ही वसीयत रेडी करवा लिया। हाँ, अभी थोड़ा-सा वक्त है, अभी लीगल नहीं हुआ है, लीगली प्रोसीजर चल रहा है। बस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोई और चीज़ ऐड करूँ या ना करूँ। ये सुनकर फेंग मियान जो उसका हाथ का मुट्ठी जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन अपने भाई को कोस रहा था, मतलब गालियाँ दे रहा था और बोल रहा था कि मरने के बाद भी तूने मुझे सुकून नहीं दिया। वो यही मन में बोल रहा था। लेकिन वो जो मतलब अंकल था, अंकल के सामने एकदम मतलब स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है मेरे भाई ने, मानना पड़ेगा, मेरा भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये कहकर वो तारीफ़ का पुल बांध रहा था मतलब अंकल के सामने, और अंकल ये सुनकर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे। लेकिन फेंग मियान के दिल में तो छुरियाँ चल रहा था, छुरियाँ। लेकिन वो मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जो वसीयत था कुछ दिनों में तैयार हो गया था। अब वसीयत तैयार हो गया था और वसीयत लीगल भी हो गया था, तो इसमें अब फेंग मियान तो कुछ नहीं कर सकता था। फेंग मियान सोचने लगा था, मतलब उसे एक चीज़ ना मतलब हावी हो चुका था कि जो चीज़ उसे चाहिए मतलब चाहिए, उसे वो मिलना चाहिए। तो फेंग मियान के दिमाग में ये भी था कि ये
जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इतने सारे चीज़ वो अपने सामने देख रहा था, तो उसका लार तो टपक रहा था, वो उस चीज़ को कैसे जाने दे। पहले पहले ये वसीयत के बारे में सोचकर उसने दिमाग से हटा दिया, मतलब दिमाग से हटाने की कोशिश किया कि नहीं, अब ये प्रॉपर्टीज़ उसको मतलब नहीं मिलेगा, वो इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ वो सोच रहा था, लेकिन उसका दिल माने तो ना, उसका दिमाग माने तो ना, वो मान नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वसीयत तैयार करने के बाद जो मतलब अंकल थे, अंकल एक राहत का सांस लिया था कि चलो अब उसका जो सारा टेंशन था वो दूर हो गया है, तो वो बहुत खुशी-खुशी अपने अपने कामों को करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ जो फेंगमियान था, फेंगमियान को कहीं न कहीं उसे ये प्रॉपर्टीज़ चाहिए था, मतलब अब चाहिए मतलब चाहिए। अब उसे सामने पीछे आगे कुछ भी हो उसे नहीं जानना, बस उसे प्रॉपर्टीज़ चाहिए ये प्रॉपर्टीज़ वो अपने नाम करके रहेगा। उसने ये ना कसम खा लिया था, तो अब कसम खा लिया था वो तो वो करेगा। तो यहाँ पे अब वसीयत तो बन गया था, तो वसीयत के अकॉर्डिंग मतलब जो लैंड ज़ीयू थे उनके बाद जाके उनके बड़े बेटे को ये प्रॉपर्टीज़ मिलने वाला था। तो वो पहले कोशिश कर रही थी कि वो ज़ीयू से कहीं न कहीं वो वसीयत को तोड़ दे, लेकिन वसीयत ऑलरेडी उन्होंने सिग्नेचर कर चुके थे और वसीयत रेडी भी था, तो अब वो उनसे तो ये वसीयत मतलब हटा नहीं सकते हैं थे। तो और ना ही वो दोबारा उनसे सिग्नेचर करवा कर ये वसीयत तोड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ही ऐसे करके रखा था, उन्होंने ऑप्शन ही ये रख दिया था कि वो दोबारा इसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब वो ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके पास एक और रास्ता था, एंड वो रास्ता था कि उनका बेटा मतलब जब ये सारी चीज़ें मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें जब उनके पास चला जाएगा, मतलब उनके बड़े बेटे के, ठीक है, बड़े बेटे के पास चला जाएगा, तब जाके इस वसीयत को तोड़ा जा सकता है। अगर मतलब जो मतलब फेंगमियान है, फेंगमियान चाहे, क्योंकि जब फेंगमियान के हाथ में ये सारी चीज़ें आ जाएगा ना, तो वो चाहकर मतलब चाहे तो वो इसे मतलब तोड़ सकता है। ये चीज़ का ऑप्शन जो मतलब अंकल थे, अंकल ने कर दिया था। हालांकि इस ऑप्शन के बारे में किसी को नहीं पता था, मतलब यहाँ पे लैंड ज़ीयू ने किसी को भी इस ऑप्शन के बारे में नहीं बताया था। इनफैक्ट फेंगमियान को भी नहीं बताया था, लेकिन फेंगमियान ने अपनी तरफ से पता कर लिया था। तो अब उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, ठीक है, अंकल ज़ीयू ने कर दिया था और ये ऑप्शन उनके लिए मतलब जो फेंगमियान था, फेंगमियान के लिए अच्छा साबित हो गया। तो और क्या, अब मतलब अंकल तो जिंदा है, अब जब तक अंकल जिंदा है तब तक तो वो मतलब वो प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके बड़े बेटे को नहीं मिलेगा, एंड बड़े बेटे को नहीं मिलेगा तो ये फेंगमियान को नहीं मिलेगा। तो यही सोचकर उन्होंने एक और कांड कर दिया, मतलब कहाँ से कहाँ बात चली गई, और उन्होंने बिना सोचे समझे अंकल को ही टारगेट बना दिया और ज़ीयू को भी मार दिया। हाँ, मतलब ज़ीयू अब उसके रास्ते का कांटा बन गया था, तो उसने ज़ीयू को भी मार दिया। अब ये ज़ीयू को मारना भी उसके लिए आसान नहीं था। ज़ीयू को मारने के लिए उसे बहुत पावर मिलने वाली थी, क्योंकि ज़ीयू ऑब्वियसली लैंड कॉर्पोरेशन का हेड भी है और साथ ही साथ इतने सारे सिक्योरिटी के बीच रहता है, तो उसे ऐसे कैसे वो मार सकता है। इसीलिए उसने एक सॉल्यूशन निकाला और उसने जहर का इस्तेमाल किया। हाँ, वो एक ऐसे तरीके का जहर इस्तेमाल किया था जिससे इंसान धीरे धीरे मतलब मौत के करीब चला जाता है, और ये ना मतलब पता भी नहीं चलता। ये ऐसे टाइप का जहर उसने इस्तेमाल किया था, और उस वजह से धीरे धीरे जो मतलब ज़ीयू थे वो मौत की तरफ बढ़ने लग गए थे। हालांकि उनका सेहत बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन होता है ना, ओल्ड होने की वजह से मतलब कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद उनकी ये हेल्थ इशू था, एंड डॉक्टर्स भी यही सोच रहे थे और उन्हें भी यही लग रहा था कि एक हेल्थ इशू की वजह से है, उनकी तबीयत खराब है, ओल्ड हो गए हैं, इस वजह से ऐसा है। एंड ऑल यही सोचकर डॉक्टर ने जितना मतलब कोशिश किया उन्हें बचाने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो जहर धीरे धीरे असर कर चुका था और जो अंकल थे उनका डेथ भी हो गया था। एंड इससे कहीं ना कहीं मतलब जो फेंगमियान था, फेंगमियान को खुशी हुआ था कि चलो रास्ते का कांटा हट गया। अब फेंगमियान का मतलब जो प्लान था उसे अकॉर्डिंग अब सारी जो प्रॉपर्टीज़ थे, ये सारी चीज़ें अब मतलब लैंड चिंगेजुन को मिल गया था, एंड लैंड चिंगेजुन ने टेक ओवर भी कर लिया था प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टेक ओवर करने के बाद अब पूरे लैंड एम्पायर को, लैंड कंपनी को, लैंड प्रॉपर्टीज़ को संभाल रहा था वो भी लैंड चिंगेजुन। तो ये देखकर फेंगमियान बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, वो जैसे कि आसमान में उड़ रहा था कि फाइनली अब प्रॉपर्टीज़ उसके हाथ में आ जाएगा। यही सोचकर उसने अपना दूसरा जो चाल था वो चालने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया। बट वो होते हैं ना कि लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, तो फेंगमियान तो पहले ही अंधा हो चुका था और उसने लिमिट भी पार कर लिया था, लेकिन उसने इस चक्कर में ये चीज़ पे नोटिस नहीं दिया कि चिंगेजुन के साथ उसका कांटेक्ट ही नहीं है, मतलब चिंगेजुन के साथ उसका अच्छा भी रिश्ता नहीं है और ना ही वो उससे बात करता है। वो तो शुरुआत से लेकर चिंगेजुन को इग्नोर करता आ रहा था, क्योंकि उसके साथ उसका कोई मैटर ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें तो मतलब जो लैंड ज़ीयू था उसके पास था, ठीक है, सारी चीज़ें तो वो उनके साथ रहने लगा था। लेकिन अब इस चक्कर में तो उसने लैंड चिंगेजुन के बारे में तो भूल ही गया था, लेकिन अब लैंड चिंगेजुन तो ऑलरेडी कंपनी का मतलब टेक ओवर कर लिया था, सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। अब वो क्या करे, अब तो वो पूरी तरीके से फंसे, क्योंकि फेंगमियान के साथ मतलब जो लैंड चिंगेजुन था उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, और ना ही वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब नहीं जानते हैं तो वो बात कैसे करेंगे। एंड जैसे मतलब ज़ीयू के रहते वो कंपनी में घुस पाता था, अब वो घुस नहीं पाता है, उसे एंट्रेंस पे ही रोका जाता है। मतलब वो एक बार कोशिश किया था जाने की अंदर, और वो मिलना चाहता था, वो भी मतलब लैंड चिंगेजुन के साथ, लेकिन गार्ड्स ने उसे नहीं दिया, गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया और बिना अपॉइंटमेंट के वो मिल नहीं सकता था, और अपॉइंटमेंट मिलने के लिए तो महीनों और सालों लग जाएंगे। और ये सोचकर तो फेंगमियान का तो दिमाग का पारा टाइट हो गया कि अब वो करेगा क्या। वो बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार वहाँ पे गया, लेकिन किसी ने भी उसे अंदर नहीं जाने दिया, और वो अपॉइंटमेंट भी लेने की कोशिश किया, लेकिन अपॉइंटमेंट उसका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ।
उसे बार-बार बताया गया कि यहाँ पे लैन चिंगेजुन बिज़ी है अपने मीटिंग्स में, अपने जॉब में, मतलब अपने काम में बिज़ी हैं, वो मिल नहीं सकता एंड ऑल। ये सारी चीज़ों में ना फेंग मियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अब क्या करे? उनका प्लान उनके ऊपर ही एकदम भारी पड़ गया। मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है, इतनी सारी चीज़ें किया है, बस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। अब तो वो वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा था कि किया तो उन्होंने है, लेकिन मिल गया किसी और को ये चीज़। यही सोच कर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अब क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे, मतलब वो ना ही मिल पाए थे और ना ही मतलब उनका कोई भी रास्ता था कि वो क्या करें। तो धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा था। अब फेंग मियान बहुत सोचने समझने के बाद वो पहले ये जो चिंग हिन जुन था उनके बारे में पता किया, मतलब उनके लाइफ़ के बारे में, उनके मतलब पर्सनल लाइफ़ के बारे में, ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की। हालाँकि लैन फैमिली के बारे में पता करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका मतलब जो प्राइवेट लाइफ़ था वो सारी चीज़ें एकदम प्राइवेट रखा जाता था। ऑफ कोर्स रॉयल फैमिली थे, तो वो लोग मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ़ था उसे एकदम प्राइवेट रखते थे। तो यहाँ पे लैन फैमिली भी अपनी सारी चीज़ों को प्राइवेट रखते थे, अपने पर्सनल चीज़ों को तो इतना प्राइवेट रखते थे कि कोई पता ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन फेंग मियान ने बहुत मुश्किल से, मतलब तकरीबन पूरे 4-5 महीने बाद जाके उसने सारे डिटेल्स को निकालने की कोशिश किया। फाइनली उसका जो कोशिश था वो काम आ गया एंड फाइनली उसने मतलब निकाल लिया जो लैन चिंगेजुन था, लैन चिंगेजुन के बारे में। लैन चिंगेजुन का वाइफ था मैडम लैन एंड उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम लान वांगजी था। वो छोटा था, तब वो 5 या फिर 6 साल का होगा। एंड लैन चिंगेजुन का एक भाई था जो अभी मतलब चाइना में ही था एंड उसी मेंशन में ही रहता था। मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे लैन फैमिली में। हाँ, लैन फैमिली के रिलेटिव ज़रूर थे, लेकिन उस मेंशन में नहीं रहते थे। यहाँ पे जो लैन ब्लड लाइन्स थे वही लैन मेंशन में रहा करते थे एंड लैन मेंशन में सिर्फ लैन चिंगेजुन, मैडम लैन और वांग जी और लैन चिरैन रहते थे। मतलब इतने लोग, और बाकी मेड्स और गार्ड्स रहते थे। गार्ड्स हाई सिक्योरिटी से उस मेंशन को, मतलब होता है ना, गार्ड्स देते थे, ठीक है, गार्ड देते थे। तो अब फेंग मियान के दिमाग में चल रहा था कि वो कैसे मतलब सब कुछ करे, क्योंकि इतना सारा सिक्योरिटी के बीच में वो अंदर भी नहीं जा सकता है। उसके दिमाग में ना चल नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। हाँ, बसियत के बारे में मतलब उसे जितना अच्छे तरीके से पता है, वो श्योर है कि इस बारे में मतलब लैन चिंगेजुन को उतना अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। तो अब उसने सोचने लगा कि वो अब आगे क्या करे। तो बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया कि अगर वो सामने नहीं जा सकता, लेकिन कोई और तो उसके लिए जा सकता है ना। हाँ, अब उसके लिए कोई और काम कर दे, मतलब वो नहीं जा सकता तो उसके जगह कोई और जाके उसका काम कर दे, ठीक है। तो अब यही सोचकर उसने सोचना मतलब ऐसे एक इंसान को ढूंढने लगा कि वो लैन फैमिली के क्लोज हो, वो लैन फैमिली के करीब हो। तो अब वो उसे ढूंढने लग गया जो लैन फैमिली के बहुत क्लोज हो, लेकिन लैन फैमिली के क्लोज कोई नहीं था। मतलब उसे नहीं पता चल रहा था कि लैन फैमिली के क्लोज कौन हो सकता है, कौन। बहुत सारे चीज़ों को ढूंढने के बाद फाइनली से एक क्लू मिल गया, वो भी लैन चिंगेजुन का सेक्रेटरी, जो मतलब ऑफिस में ही रहता है। वो कभी भी लैन मेंशन पे नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये उसका काम आ सकता है। और जितना उसे पता है कि लैन चिंगेजुन का जो असिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा लालची है। हाँ, जितना वो उस असिस्टेंट के बारे में पता कर पाया है, वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। तो और क्या, अब 2 लालची इंसान साथ मिल जाए तो मतलब वो कहते हैं ना, 100 गुना लालच बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फेंग मियान ने वही प्लान किया और फेंग मियान ने उस असिस्टेंट को अपने हाथों लेने का सोचा एंड वो सक्सेसफुल भी हो गया। वो बहुत मुश्किल से ही उस असिस्टेंट से मिला। वो असिस्टेंट के बारे में सारी डिटेल्स निकाला और वो असिस्टेंट का जो असली मतलब जो घर था उस घर के सामने गया और वो उसके साथ बात किया, उसके साथ ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ये सारी चीज़ों को लेकर लालच देने लग गया और इसी लालच में वो सेक्रेटरी आ गया। फेंग मियान उस असिस्टेंट को लालच दे दिया था, तो अब लालच अंदर आ गया तो वो भी अंधा हो गया। और क्या, वो लेडी मान गई एंड उसका बॉस जो भी कहता था वो वही करता था। तो यहाँ पे अब फेंग मियान तो इस असिस्टेंट को अपने हाथ में ले लिया था। तो अब उसका प्लान ये था कि वो कैसे भी करके जो मतलब लैन चिंगेजुन है, लैन चिंगेजुन को बहला फुसला कर, क्योंकि वो लेडी ओमेगा थी, ये शिंग एक ओमेगा थी, तो वो कैसे भी करके उसे बहला फुसला कर सिग्नेचर करवा लेगी। लेकिन आसान नहीं हुआ। चिंगेजुन उसके बहकावे में नहीं आया और वो उस ओमेगा को अपने से दूर कर दिया था। और ये देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा फेंग मियान मतलब हो गए थे और फेंग मियान अब सोचने लगे थे कि वो अब क्या करे। जहाँ पे ये शिंग भी अब भड़क गई थी। ये शिंग तो बहुत बार कोशिश करी थी, लेकिन ये शिंग कर नहीं पा रही थी। तभी जो ये शिंग था, ये शिंग फेंग मियान से कहा कि ये सारी जो गलती है ना, वो उस मतलब मैडम लैन की है। मैडम लैन की वजह से ही वो चिंगेजुन के क्लोज नहीं जा पा रहा है। बस ये चीज़ फेंग मियान को सुनने की देर थी। अब जैसे कि उसे ना इंसान मारने का वो होता है ना कि अब दर्द नहीं होता या फिर अब कोई हिचकिचाहट उसे नहीं होता है। अब ये उसके लिए एकदम नॉर्मल हो चुका है कि ठीक है, जो रास्ते का कांटा बन रहा है उसे ही हटा दो। तो अब वो वही करने का सोच लिया था, मतलब चिंगेजुन के वाइफ को मारने का प्लान। और क्या, वो मतलब होता है ना, चांस ढूंढ रहा था कि वो कैसे उसे मारेगा। लेकिन अब ये भी उसके लिए एक मुश्किल हो रहा था कि वो मारेगा कैसे उसे। बस वो कैसे भी करके एक मौका ढूंढ रहा था कि वो कैसे उस मतलब लड़की को, मतलब चिंगेजुन के वाइफ को हटाए। एंड फाइनली बहुत दिनों बाद जाके उसे वो मौका भी मिल गया था। यहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन और वांग जी, वो दोनों ही मैडम लैन के जो मदर और फादर थे, ठीक है, मदर और फादर का जो ग्रेव था वहाँ पे जाने वाले थे। यहाँ पे वो दोनों ही जाने वाले थे, क्योंकि जो लैन चिंगेजुन थे वो अपने काम में बिजी थे, इसलिए वो नहीं जा पा रहे थे। ये जो साल में या फिर महीने में एक बार मैडम लैन
ज़रूर जाती थी अपने मदर और फादर के ग्रेव में, तो वो आज जाने वाली थी। तो ये चीज़ उसे मतलब फेंगमियान को पता चल गया। अब उसके पास यही एक मौका था, क्योंकि यहाँ पे ये था कि इसमें मैडम लैन अकेला जाने वाली थी। हाँ, हालांकि वांग जी वो छोटा सा बच्चा जाने वाला था, इससे फेंगमियान को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इंसान मारना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। तो अब वो इस चीज़ को भी नहीं पकड़ा, और वैसे ही पुराना टेक्निक जैसे उसने अपने भाई को मारा था, ठीक वैसे ही उसने जो मतलब मैडम लैन था उसका भी एक बड़ा सा एक्सीडेंट करवा दिया था। बस उसके रास्ते का कांटा हट गया। उसे तो यही लग रहा था कि चलो एक तीर से दो निशाना कर दिया, मतलब अगला हायर जो वांग जी था वो भी मर गया, साथ ही साथ उसका जो मतलब रास्ते का कांटा जो मैडम लैन था वो भी हट गया। बस और क्या, अब सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। बस यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है, और उसने तो लिमिट ऑलरेडी पार कर चुका था, और सारे जो गुनाह उसने कर दिया था, इतने सारे लोगों को मार के, इतने सारे, तो सारी चीज़ों का उसे हर्जाना तो भरना पड़ता। तो जैसे कि उसकी सोच थी कि मतलब मैडम लैन को मारने के बाद वो फाइनली वो प्रॉपर्टीज़ पा लेगा, लेकिन ये चीज़ गलत हो गया। हाँ, मतलब मैडम लैन तो मर गया, लेकिन इससे वो सिग्नेचर जो यीशिंग था वो करवा नहीं पाया। यीशिंग बहुत बार कोशिश किया, लेकिन यीशिंग नहीं करवा पाया। तो फेंगमियान को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, मतलब वो अब बौखला गया था, बिल्कुल ही बौखला गया था। तो वो इस बार यीशिंग के ऊपर दबाव डालने लगा था कि तुम्हें कैसे भी करके उससे उस प्रॉपर्टी को सिग्नेचर करके लाना पड़ेगा, और उसका मेन दलील तुम्हें लेके आना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं ला पाया। फेंगमियान तो और भी ज़्यादा भड़क रहा था, लेकिन जहाँ पे यीशिंग था, यीशिंग ने कह दिया था कि वो ये करके रहेगा, वो वादा करता है। तो इसीलिए जो फेंगमियान था, फेंगमियान ने नोट कर दिया था, और वो देखना चाहता था कि ये लड़की करना क्या चाहती है और लड़की कैसे करेगी। तो यहाँ पे जो यीशिंग था, यीशिंग ने और कुछ नहीं, फेंगमियान को एक मतलब अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे शादी कर लिया, और शादी करके वो वहाँ पे एंटर कर गया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे यीशिंग का प्लान ये था कि यीशिंग वहाँ पे जाने के बाद वो मेन दलील को ले ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेन प्रॉपर्टीज़ का जो दलील था उसे कहीं पे तो रखा गया था, वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, और यहाँ पे वो उसके हाथ के करीब भी नहीं थी। तो अब वो क्या करे? तो बेसिकली जितना उसे पता था, मतलब यीशिंग को पता था दलील के अकॉर्डिंग, जो उसे फेंगमियान ने बताया था, मतलब मास्टर वी। हाँ, यहाँ पे फेंगमियान ने अपना असली नाम बिल्कुल नहीं बताया था, उसने बस ये बताया था कि वो उसे मास्टर वी कह के बुलाया, उसके आदमी अभी उसे मास्टर वी कह के ही बुलाते हैं। तो और क्या, तो उसके मास्टर वी के लिए उसने एक और काम किया, मतलब जो दलील था, ठीक है, दलील के बारे में, जो वसीयत के बारे में उसने बताया था, ठीक है। तो वसीयत के अकॉर्डिंग जैसे कि हायर, ठीक है, हायर ही अगला जाके वारिस बनता है और मतलब इस प्रॉपर्टीज़ का मालिक बनता है। तो उसने सोचा कि चलो वो एक बच्चा पैदा कर दे और वो वांग जी को मार डालेगा। वांग जी अगर नहीं रहेगा तो उसका जो बेबी होगा वही अगला हायर बन जाएगा, मतलब फेंगमियान के सॉरी जो चिंगेजुन था, चिंगेजुन के बाद जाके वो मतलब उसका बेटा हायर बन जाएगा, और एक बार अगर उसका बेटा हायर बन जाएगा तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उनका हो ही जाएगा। बस यही एक प्लान बनाकर उसने वांग जी को मारने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन वांग जी उन लोगों जैसा बुद्धू तो बिल्कुल नहीं था। वांग जी कहीं ना कहीं समझ गया था, मतलब हाँ पूरा कहीं तब वो नहीं समझा था, लेकिन हाँ वो खुद को बच्चा जरूर लिया था, और इसी वजह से जो यीशिंग था, यीशिंग की हर एक प्लानिंग का धज्जिया उड़ रहा था, हर एक प्लानिंग का। वांग जी हर एक चीज़ों का अनजाने में ही सही, पहले शुरुआत में अनजाने में ही सही वो सारे प्लान को फ्लॉप करे जा रहा था, और यीशिंग उसे मार ही नहीं पा रहा था। हाँ, वो वक्त मांग के रखा था अपने मास्टर से कि वो ये करके रहेगा, और फेंगमियान ने उसे वक्त दे भी दिया था, और वो शांति से बैठ गया था। वो देखना चाहता था ये लड़की क्या करती है, लेकिन ये लड़की कुछ कर पाए तो ना, वो ना ही जो मेन प्रॉपर्टीज़ का जो मतलब पेपर्स था वो ला पाया, और ना ही कोई सिग्नेचर कर पाया, और ना ही वो वांग जी को मार पाया। वांग जी रास्ते का कांटा बन गया था, मतलब वांग जी जिंदा रह गया था। हालांकि फेंगमियान चाहती थी कि ये भी मर जाए, लेकिन ये भी नहीं मरा था। वेल उसे लगा था कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो छोटा सा बच्चा है, वो जब चाहे उसे मार दे सकता है, लेकिन वो पहले ये प्रॉपर्टीज चाहता है कि ऑलरेडी उसने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो वो उस मतलब छोटी सी बच्ची की लाइफ को वक्त देना चाहता था। लेकिन अब ये भी उसके रास्ते का कांटा बन गया, तो अब वो मतलब जो यीशिंग था, यीशिंग को ज़बरदस्त मतलब जोर देने लगा कि वो उसे मार डाले, लेकिन वो मार पाए तो ना, वो उसे मार ही नहीं पाया। मतलब इतने सारे प्लान करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। वो फेंगमियान मतलब जो चिंगेजुन था, चिंगेजुन से वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाया, और आखिर में जाके क्या हुआ, सारे प्रॉपर्टीज़ टेक ओवर कर लिया वांग जी ने। अब वांग जी जो छोटा बच्चा था, वो छोटे से देखता था कि वो कितना ज़्यादा मतलब खुद को बचाया था इन सारे हमलों से। पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब वो समझने लग गया तब वो अपनी जो मैच्योरिटी लेवल था उसने हाई कर लिया था, और सारी चीज़ों को वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उसके हाथ में सारे पावर्स आ गए तो उसने अब इन्वेस्टिगेशन करने लग गया था। तो अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं, जहाँ पे ये सारे ख्यालों के दुनिया से फेंगमियान बाहर आया। वांग जी की बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ सुन के, वांग जी जो बहुत ही गुस्से में कहता है, तुमने अपने लालच के चक्कर में कितने सारे ज़िंदगी ले लिया है, तुम्हें रियलाइज़ भी हो रहा है। हाँ, ये कहकर वो फेंगमियान के गले को पकड़ के ना लिटरली चेयर से ही उठा लिया था, मतलब जो चेयर पे वो बंधा हुआ था ना, चेयर से ही उसे उठा लिया था। इतना ज़्यादा गुस्सा वांग जी था, उसकी लाइफ को पूरी हेल बना दिया था इस आदमी ने, पूरा हेल। बस प्रॉपर्टीज़ के लिए उसने बिना सोचे समझे उसकी माँ को मार दिया, उसकी ग्रैंडपा को मार दिया। क्या गलती किया था उन्होंने? हाँ, क्या गलती उनका ये था कि उनके पास इतने सारे प्रॉपर्टीज़ थे, या फिर उनका गलती ये था कि उन्होंने लोगों पर बहुत अच्छे तरीके से भरोसा कर लिया था और वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते थे? क्या गलती था? बस यही
जो उनको ये सब कुछ सहना पड़ा, उन्हें अपना ज़िंदगी गंवाना पड़ा, क्या था? अच्छा, वांग जी अपने बारे में छोड़ दिए, अपनी माँ और अपनी ग्रैंडपा के बारे में तो छोड़ दिए, लेकिन ये आदमी, ये घटिया आदमी तो अपने अपने भाई को तक नहीं छोड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपने भाई को, अपने खून के रिश्ते को, उसे मारने तक भी दिल कतराया नहीं था इस आदमी का। तो कितना घटिया इंसान है वांग जी। वांग जी कभी सोच भी नहीं सकता है, और ये आदमी तो बिना सोचे कर दिया था। मतलब उसे अभी भी कोई रिग्रेट नहीं था कि उसने अपने भाई को मार दिया, वो भी बस इसलिए वो रास्ते का कांटा बन रहा था, या फिर इसलिए कि बस वो खुश था, वो हैप्पी था। फेंग मियान जेलस था अपने भाई की खुशियों को देखकर। मतलब वो अपना खुशी चाहता था, लेकिन वो अपने भाई की खुशी को नहीं देख पा रहा था। इतना ज़्यादा घटिया था ये आदमी, और उसकी ये घटिया सोच, घटिया चालें, घटिया लालच की वजह से आज इतने सारे जिंदगियाँ चले गए थे। एक दो नहीं, कितने सारे। वहीं के माँ बाबा, वांग जी की मदर, उसके ग्रैंडपा, कितने सारे लोगों का ज़िंदगी, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी खाने के बाद भी इस घटिया इंसान को कोई रिग्रेट नहीं था, कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि चाहत से ज़्यादा अगर आपको कुछ मिल जाए तो आपके लालच आपके ऊपर हावी बहुत अच्छे से हो जाता है। फेंग मियान के साथ भी ठीक वैसा ही था। उसने चाहत से भी ज़्यादा कुछ उसने पा लिया था, इसी वजह से उसकी लालच इतना बढ़ गया, और उसने बिना सोचे समझे इतने सारे ज़िंदगी का मतलब बर्बाद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था वांग जी। इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी ने बहुत ही टाइटली फेंग मियान का गला एकदम पकड़ लिया था। है डियर फ्रेंड्स, होप सो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी चीज़ें वांग जी को तो पता है, अब ये चीज़ विन को पता चलने के बाद उसे क्या मतलब रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे। और स्टोरी खत्म होने वाला है, मैं मेरे नेक्स्ट स्टोरी का अपडेट दूंगी, एंड कल के पार्ट में मैं मेरे नेक्स्ट स्टोरी को लेकर कुछ बातें कहूँगी। तो अभी के लिए यही पर रखते हैं, और प्लीज़ आपका ओपिनियन ज़रूर देना कि फेंग मियान को लेकर आपके दिमाग में क्या है, मतलब आपको क्या लगता है फेंग मियान को क्या सज़ा मिलना चाहिए। ऑफकोर्स वांग जी बहुत बुरी तरीके से फेंग मियान को सज़ा देने वाला है, और ये पनिशमेंट इतना हाई लेवल का मतलब पेनफुल होगा ना, जो वो डिज़र्व करता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अभी के लिए यहीं तक, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके रखना। अभी के लिए बाय बाय।